किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। एक छोटा सा गांव निम्मगुल, जहां जन्मी एक असाधारण बेटी, जिसने संघर्ष को ओढ़ा और सेवा को अपना संकल्प बनाया। छात्र आंदोलनों से शुरू हुआ उनका सफर, जिला परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, फिर विधानसभा परिषद से होती हुई आज लोकसभा में देश की आवाज है। 32 वर्षों की तपस्या और हर पड़ाव पर जन सेवा की ठानी, आज अपना आसमां में जानेंगे जलगांव से लोकसभा सांसद स्मिता उदय वाघ की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमां। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है लोकसभा सांसद स्मिता उदय वाघ जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी पर। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। और इसी के साथ आज संसद टीवी के स्टूडियो में मौजूद है युवती शक्ति, जो अंबेडकर विश्वविद्यालय से आज हमारे बीच मौजूद हुई हैं। आइए उनका भी स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उस जर्नी की जो बचपन से शुरू होती है स्मिता जी की। आप जिस परिवार में जन्मी, मध्यम वर्गीय परिवार, जनसेवा का भाव और तीसरी बेटी, जब आपका जन्म हुआ परिवार ने किस तरह स्वागत किया एक नन्ही सी लक्ष्मी का? हमारे माँ के यहाँ जॉइंट फैमिली थी, हमारे चाचा जी और हम 3 बहनें 2 भाई, और चाचा जी को 3 बेटियाँ 2 बेटे, एंड 10 बच्चे हम घर के अंदर थे। मेरा तो तीसरा नंबर था। लेकिन हमारे पिताजी ने कभी बेटा और बेटी में कभी फ़र्क नहीं किया, तो हमारा भी स्वागत अन्य बच्चों का जैसे स्वागत हो वैसे हमारा भी स्वागत हुआ है। हमारा जन्म तो हमारे नाना नानी के पास हुआ है, लेकिन हमारा गांव अंदरसुल करके है जहाँ मेरे माँ बाबूजी रहते थे। मतलब जन्म आपका निम्मगुल में हुआ, वो धुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और मेरा पैर जो है, मेरा मेका जो है, वो अंदरसुल येवला तालुका तहसील में नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हम सब 10 भाई बहन एक साथ, एक फैमिली एक साथ रहते थे। तो बचपन बहुत अच्छे से गुजरा है, क्योंकि हमारे पिताजी भी राजनीति में थे, संघ से थे, और समाज सोशल वर्क पूरी ज़िंदगी में उन्होंने खुद ही अपनाया था। मुझे लगता है कि जब इमरजेंसी लागू हुई थी उस टाइम हमारे पिताजी 1.5 साल नासिक जेल में थे, तब मेरी उम्र शायद 6 साल की थी मैं। मैम, वो जो 6 वर्ष की नन्ही सी स्मिता थी, उन पर या उनके बाल मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा जब पिताजी संघर्ष में आगे आए और उसके बाद जेल गए? मैंने बोला ना कि जॉइंट फैमिली थी, जो भी संकट आता है तो साथ मिलके संकट का सामना करता है आदमी, और खुशी आती है तो सब मिलके बांटते हैं। तो उसी परिवार की वजह से पिताजी जेल जाने के बाद भी हमारे चाचा थे, हमारे दादा थे, दादी थे, सब ने एक दूसरे को संभाल के परिवार चलाया। मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली का ये फ़ायदा बहुत बड़ा है कि संकट भी आता है तो साथ में सहते हैं, और खुशियाँ भी आती है तो साथ में बांट के हम बांट सकते हैं। मैम, आपने कहा जॉइंट फैमिली का बड़ा सुख होता है, बड़ा सुख और होता है। दुख हम लोग एक साथ आजकल नहीं दिखाई देती बांटते हैं। बिल्कुल मैम, लेकिन ये भी होता है कि जब एक घर में एक परिवार में 10 बच्चे हों तो सपने भी सबके अलग अलग होते हैं और सपने भी आपस में बांटे जाते हैं। तो आज तो सब जानते हैं कि स्मिता उदय वाघ जी जननायिका हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज़ हैं, लेकिन नन्ही सी स्मिता के सपने क्या थे? वो क्या बनना चाहती थी? पिताजी का सोशल टच होने के कारण बचपन से हमें सोशल टच में हम पले बढ़े थे। तभी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगी, लेकिन मैं ग्रेजुएशन तो मेरा पूरा करूंगी और मैं बिजनेस के साथ आगे बढ़ूंगी। ये मैंने उस टाइम तय किया था। मुझे लगता है कि लेकिन हमारी ज़िंदगी हमें ऐसा कोई सोच कर नहीं चलती है, जो भी हमारे साथ में आता है वो लेके हम आगे चलते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ है। मैंने राजनीति में कभी आऊँगी ऐसा मैं कभी सोचा नहीं था, लेकिन सोशल टच होने के कारण मैं बचपन से ही पिताजी के साथ में हमें वरदान मिला था, उसको साथ लेके हमने काम शुरू किया। मैंने तो पहली कक्षा सिर्फ मेरे माँ बाबू जी के यहाँ में पहली कक्षा में पढ़ी थी। जिला परिषद की जो स्कूल थी गांव में, उस स्कूल में मैं पली बड़ी थी। बहुत छोटे सा स्कूल था उस टाइम, 4th कक्षा तक ही वो स्कूल था, 5th के बाद बाहर जाना पड़ता था।
लेकिन मैं भाग्यवान ऐसी कि मुझे एक माँ बाबू जी नहीं मिले। मेरा सेकंड स्टैंडर्ड से मैं जलगांव में आई मेरे दादा दादी के पास पढ़ने के लिए। मेरी माँ की फुआ थी, वो उनको बेटा बेटी कुछ नहीं था। हमारी माँ को भी उन्होंने पाला बड़ा था और हमें भी पाला पोसा उन्होंने था। तो मुझे लगता कि मेरे माँ बाबू जी को तो मुझे संस्कार मिला, लेकिन मेरे दादा दादी का भी मुझे बहुत अच्छे से संस्कार मिला। वो भी सोशल टच में थे, वो भी संग माइंडेड थे। तो उनके साथ रहने के बाद ये संस्कार घर के अंदर रहे तो अपने आप आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद मेरे एजुकेशन चल रहा था। मेरे बाजू में भी एक स्लम एरिया था, वहाँ पे समिति की शाखा भरती थी महिलाओं की, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं जाती थी। तो मुझे लगता है 10वीं कक्षा तक मैं समिति की शाखा में गई। उसके बाद 11वीं में जब एडमिशन लिया कॉलेज में, तो मैं एबीपी के साथ में जुड़ी थी और वहाँ से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। मैम 1985 की बात करूँगी हाँ। मैं, जहाँ से आपने छात्र आंदोलन की शुरुआत शुरू की। किया मैंने। मैम वहाँ से कहीं एक कदम आपने राजनीति की तरफ बढ़ा भी लिया हाँ। था। मैम उस दौर के कुछ किस्से, कुछ बातें याद आती हैं? बहुत सारी बातें हैं उस टाइम की। मेरी तो स्टार्ट सिर्फ जब पहला प्रोग्राम होता है ना कि प्रथम विद्यार्थी सत्कार, जो प्रथम आए हुए तो उनका सत्कार करना, सिर्फ वो एक फूल और सर्टिफिकेट देने के लिए मैं खड़ी थी। ये मेरा स्टार्ट था। लेकिन उस टाइम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। लेकिन उस टाइम हमने हमारा उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ करने के लिए, नया विद्यापीठ बनाने के लिए हमने बहुत सारा संघर्ष किया। उस टाइम हमने रेल रोको आंदोलन किया था। बच्चों की बहुत ज़्यादा फी बढ़ाई दी गई थी स्कूल की, उसके लिए हमने आंदोलन किया था। एनसु जोशी करके शिक्षा मंत्री, तो उनको काला लगाने के लिए मैं गई थी लेके गई थी। और आपको मालूम है उस टाइम का जो काम था, तो ऐसा नहीं था कि हम जाए और आंदोलन कर ले, फ़ोन उठाया, बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लिया, ऐसा उस टाइम का नहीं था। किसी भी आंदोलन अगर करना हो तो हमें 15 पैसे का वो कार्ड लाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस से जी। 15-20 बच्चे हम बैठते थे, वो कार्ड पे ऊपर आंदोलन की दिशा क्या रहेगी ये लिखते थे, पोस्ट कार्ड भेजा जाता था और उसके बाद 15 दिन के बाद हमारा आंदोलन होता था। पहले तो ये सब साधनाएं नहीं थी, या व्हीकल नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, फ़ोन नहीं थे। पोस्ट कार्ड से लेके हमने आंदोलन स्टार्ट करा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ होने के लिए हमने मुख्यमंत्री की गाड़ी भी रुकवाई थी वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे आंदोलन उस टाइम पे हमने किए। तो मुझे लगता है कि किसी के अंदर ये बचपन में सबके पास कुछ ना कुछ गट्स रहते हैं, लेकिन वो बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ इवेंट होता है। उसके बाद वह बात है कि हम भी ये कर सकते हैं। ये कब स्टार्ट होता है कि ऐसे आंदोलन के बाद हमारी जड़न गड़न तैयार होती है, तो उसके बाद ही हम मुझे लगता है कि राजनीति की तरफ एक कदम मैंने एबीपी से स्टार्ट किया, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा मैम, जब आप कह रहे हैं कि छात्र राजनीति के दौरान आपको ऐसा लगा कि मैंने एक कदम राजनीति की ओर स्टार्ट किया और बहुत से किस्से आपने साझा भी किए, बहुत से ऐसे मोमेंट्स रहे, मैम ऐसा कोई पल जहां आपको ये लगा हो कि हाँ वाकई मैं इतनी परिपक्व हूँ कि मैं पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज़ बनकर संसद भवन तक जा सकती हूँ? कभी ये पल जहन में आया या कभी लगा कि हाँ मैं कुछ लोगों के ग्रुप को लीड कर कर जनता की आवाज़ शायद सरकार तक पहुँचा सकती हूँ? मैंने बोला ना कि मैं राजनीति में कभी इलेक्शन कौन सा भी छोटा बड़ा लड़ूंगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा जाने का मकसद तो मेरा बिजनेस की तरफ था। शादी के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में मैंने 97 में उत्कृष्ट उद्योजक डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी लिया है, उस मुकाम तक भी गई। और उसके साथ में मैंने बीजेपी का काम स्टार्ट किया था स्थानिक लेवल पे। तब भी मैंने सोचा नहीं था कि कोई मैं किसी इलेक्शन के साथ में जाके खड़ी होंगी। लेकिन 2002 में ऐसा परिस्थिति निर्माण हो गई वहाँ पर कि मेरे अलावा वहाँ पे किसी को अगर खड़ा कर देते तो वो सीट हमारे हाथ में नहीं आती थी। आपको मालूम है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने के लिए कितने लोग चुन के आए, उसके ऊपर जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है। और मुझे यहाँ पे बोलने में हर्ष होता है कि हमारी जलगांव जिला परिषद है, करीबन 25 साल से वहाँ का प्रेसिडेंट पहले से बीजेपी का था। तो मुझे लगता है कि 2002 में मुझे खड़ा करने के बाद जिसको किसी ने देखा नहीं था कि स्मिता वाह कैसी है, उसको बिना देखे, लेकिन मेरे हस्बैंड का वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, क्योंकि हमारी युति शासन था, सरकार थी, उसके साथ में रह के उन्होंने बहुत सारा काम किया था। तो लोगों ने उस टाइम तो मुझे इनकी बहू, इनकी वाइफ ऐसे करके चुन के दिया। लेकिन मेरा मूल स्वभाव जो है कि एक बार अगर हम उस मुकाम तक अगर पहुँच गए तो रुकना नहीं है हमें। जिस कुर्सी पर हम बैठे उसको न्याय देने के लिए हमने काम करना चाहिए।
तो मुझे लगता है उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। मैम, जिला परिषद की जब आप पहली बार अध्यक्ष बनी, वो पहली बार था या पहला मौका था जब उस जिला परिषद को कोई महिला अध्यक्ष मिली थी पहली बार? उससे पहले कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, सभी पुरुष थे। वो आपका पहली बार उस पद पर अध्यक्ष बनना कितना महत्व रखता है, और आपके आने के बाद, या मैं कहूँ एक महिला नेतृत्व के आने के बाद, क्या बदलाव आया वहाँ? देखिए, मेरे पहले तो कोई महिला नहीं थी, मैं पहली महिला थी कि जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी, लेकिन मेरे साथ में 3 टर्म का एक्सपीरियंस था। मैं 3 बार चुन के आई थी, यानी 15 साल तक मैं जिला पंचायत में थी। 2009 से 2012 तक मेरा कार्यकाल जो जिला परिषद का रहा अध्यक्ष का, वो बहुत अच्छा रहा। अगर सोचा जाए तो उस टाइम केंद्र में भी सरकार नहीं थी बीजेपी की, और राज्य में भी सरकार नहीं थी, और सरकार न होने के कारण तो जिला पंचायत चलाना बहुत कठिन है, क्योंकि जिला पंचायत चलती किसके ऊपर है? राज्य के और केंद्र के जो फंड्स आते हैं वो सिर्फ ग्राम पंचायत तक पहुंचाने के मीडिएटर का काम जिला पंचायत करती है। लेकिन वहाँ पर हमने मिसाल रखी है, सरकार ना होने के कारण हमें कभी कठिनाई बहुत आई, लेकिन हमने झगड़ा करके तो फंड्स निकल। हमारे जो आंगनवाड़ी के जो बच्चे छोटे छोटे जो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, यानी नर्सरी में गरीब गांव के अंदर पढ़ते हैं बच्चे, जिला पंचायत का काम गांव देहातों के साथ में आता है, सिटी का उसमें कोई मतलब नहीं होता है। तो बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते थे उनको रूम भी नहीं थे उस टाइम। करीबन 535 ऐसे गांव थे कि वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए स्कूल की जगह नहीं थी। वो एक तो पेड़ के नीचे बैठते थे, उन्हें तो किराए की कोई बिल्डिंग है वहाँ पे जाके बैठते थे। तो फिर उस टाइम पे सरकार नहीं थी हमारी, लेकिन हमने वहाँ पे हमारी बात रखकर करीबन 535 स्कूल उस टाइम मैंने बनाए। माय गॉड। हाँ, करीबन 850 स्कूल, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक 850 स्कूल उस टाइम मैंने बनाए। और हमारे जिला पंचायत के जो स्कूल है उसके अंतर्गत जो आते वो एक तो गांव के बाहर या गांव से लग के रहते, तो जाते आते सब आपको मालूम के गांव में भैंस बकरी वहाँ पे लगा देते, जाने आने में बहुत तकलीफ होती है। तो उसको नहीं तो वो वॉल कंपाउंड भी नहीं थे उस टाइम पे, कभी पेड़ दिखा उसको बनवा देते थे। तो उसके लिए हमने वॉल कंपाउंड भी बनाए उस टाइम। और यहाँ पे मुझे लगता है उस टाइम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर कपिल सिब्बल जी मंत्री थे, उनसे तो मैंने झगड़ा किया था। मैं यहाँ आई थी, पंचायत राज की त्रिस्तरीय जब सेमिनार था यहाँ पे, पहला सेमिनार था, उसके लिए मैं यहाँ आई थी। तो मैंने उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ स्कूल के लिए ज़रूरत नहीं बिल्डिंग की, हमें वॉल कंपाउंड की ज़रूरत है। बोले कि आपके महाराष्ट्र को बोलो, हम तो जो प्रोग्राम हमारा बनता है पूरे देश के लिए बनता है, सामने रख के आपको अगर कुछ चेंज करना तो आप महाराष्ट्र से चेंज करते हैं। वो हो नहीं पाया, तो जितना हो सके वो तो हमने किया। और जिला पंचायत के ने डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीपीडीसी के अंदर जो फंड्स आते हैं करीबन 700-800 हमारा करोड़ का वहाँ पे प्रोग्राम रहता है, तो उसमें से फंड्स हमें जिला पंचायत को मिलते हैं। जो पैसे हम खर्चा नहीं कर पाते अन्य अन्य डिपार्टमेंट के, समाज कल्याण है, महिला बाल कल्याण है, तो वो फंड्स गवर्नमेंट को वापस जाते हैं मार्च एंडिंग के बाद। तो वो फंड्स भी हमने रीअप्रोप्रिएशन में लाए थे, और करीबन 28 कोटी हमने सिंचन के लिए लगाए। जहाँ पे छोटे बड़े नदी है वहाँ पे हमने क्या बोलते हैं छोटे छोटे नाला, वहाँ पे उनको पानी रुकवाने के लिए वहाँ पे हमने बांध बनाए छोटे छोटे। तो उसकी वजह से हमारी एक नदी का नाम है माड़न करके, जो मेरे गांव से स्टार्ट होती है। तो 2-2 किलोमीटर में हमने बांध बनाने के बाद वो जो 3 महीने भी उसके अंदर पानी नहीं रहता था, आज वहाँ पे 12 महीने पानी रहता है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि हम जिला पंचायत में काम करते समय ये देहातों से है, किसानों से हमारा संपर्क आता है, और किसानों को लगता क्या है पानी रहे, बिजली रहे, और जो वहाँ फसल बनती है उसको अच्छा भाव मिल जाए, पैसा मिल जाए। ये 3 गोष्ठी उनके लिए हम करते थे। बिल्कुल मैम, आपने कहा कि विद्यालय के निर्माण के लिए आपने काम किया, काफ़ी विद्यालय आपने वहाँ पर स्थापित भी किए, लेकिन एक किस्सा ये भी है कि आपने एक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, और फाइनली आप तभी रुकी जब वो विश्वविद्यालय वहाँ बन गया। लेकिन जब वो मोमेंट था, जब फाइनली वो जब विश्वविद्यालय बिल्कुल तैयार हुआ, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? उस दिन तो सही में बोल रही कि अगर एक हमारे सामने हमने जो तय किया मिशन वो अगर पूरा हो जाता है, तो उस दिन तो मेरे आंखों से सही में बोल रहे आनंद के अश्रु बह रहे थे उस दिन, कि हमने जिसके लिए संघर्ष किया। और उसी विद्यापीठ की मैं बाद में सीनेट मेंबर भी थी उसी विद्यापीठ की। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात थी उस दिन, कि हमारे छात्रों के लिए पूना यूनिवर्सिटी से अटैच होना पड़ता था, और हमसे पूना यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी,
तो हमारे यूनिवर्सिटी बनने के बाद बच्चों के लिए हमारे बहुत अच्छा काम कर सके, इसका तो बहुत बड़ा आनंद हमारे साथ में था। मैम उस संघर्ष के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि वो विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत आवाज़ उठाई, बहुत जगह जगह आप गई। वो संघर्ष मैं समझना चाहूँगी कैसा था, क्योंकि आपके पास सिर्फ बच्चे ये बोलने आते थे कि हम पढ़ना चाहते हैं। हमें पढ़ाई करने के लिए जिस यूनिवर्सिटी की तरफ जाना पड़ता है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। ये जहन में कैसे आया, ये शुरुआत कैसे हुआ ये संघर्ष? शुरुआत तो उस टाइम हमने ऐसा किया था कि पूना यूनिवर्सिटी ने उत्तर महाराष्ट्र और हमारा उत्तर महाराष्ट्र के 5 डिस्ट्रिक्ट और पूना यूनिवर्सिटी, पूना के उधर के डिस्ट्रिक्ट लेके अगर बोले तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति को न्याय वहाँ पर नहीं मिलता है और एक बच्चे को वहाँ पे एडमिशन तो नहीं कर पाएंगे, मेरिट के ऊपर चलता है सिर्फ। तो उस टाइम हमने ऐसा सोचा कि हमारा उत्तर महाराष्ट्र जो है कि 5 डिस्ट्रिक्ट से जो उत्तर महाराष्ट्र बनता है, उनका अगर विद्यापीठ बन जाता है तो हमारे बच्चों के लिए यहाँ के, क्योंकि नंदुरबार धुलिया ये हमारा आदिवासी बहुत बड़ा एरिया वहाँ पर है, तो इन बच्चों के लिए बड़ा एक्सपोजर वहाँ पे बन सकता है। ये बात उठाने के बाद विद्यार्थी परिषद से हमने बात उठाई थी और आगे चल के हमने वो संघर्ष वहाँ पर किया था। तो उसका एक बहुत बड़ा आनंद हमारे साथ में है अभी। मैम आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, ऐसे में महिलाओं के उत्थान के लिए आपने क्या कुछ कदम उठाए? अगर हम आज के भारत की बात करें, हम कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है। आज महिला नेतृत्व बहुत ज़रूरी है, वो एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। लेकिन जब आप अध्यक्ष रही तो आपने अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए महिलाओं का उत्थान किस प्रकार किया, उनको आगे लाने के लिए कैसे प्रेरित किया? जलगांव में हमने विद्यार्थी परिषद की जो मेरे साथ में काम करने वाली लड़कियां थी, शादी के बाद हमने वहाँ पे एक महिला पत संस्था बनाई थी, यानी छोटा बैंक बनाया था। और उस बैंक में हमने जो महिलाएं आती है उनको व्यवसाय के लिए हम कर्जा देते थे। महिलाओं ने बनाई हुई बैंक में कर्मचारी भी महिलाएं थे वहाँ पे, और जिस महिलाओं को हमने सभासद किया था उनके लिए कुछ काम करे हमने उस टाइम पे तय किया था। तो मुझे लगता है कि जब उस वहाँ पर जो महिलाओं के लिए हम एग्जीबिशन करते थे पूरे साल में 3 दिन के लिए, उसमें मेरे समझ में ऐसा आया कि वो वहाँ पे आने के बाद ऐसी कुछ महिलाएं निकली कि घर पर लेदर वगैरह कुछ लाके पर्स बनाती है या कुछ स्कूल बैग्स बनाती है। तो छोटा सा काम वो घर के अंदर कर रही थी, लेकिन हमारे बैंक ने उनको कर्जा देने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा काम शुरू किया और एक नहीं करीबन 6 स्कूल उनको अटैच कर लिए उन्होंने, और एक बहुत अच्छा काम वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। उससे फिर मुझे एक अनुभव ऐसा हुआ कि अगर महिलाओं को कुछ अगर प्रोत्साहित करें तो बहुत अच्छा काम कर सकती है। जैसे बचत गट, आपको मालूम है कि अटल जी के टाइम से बचत गट की संकल्पना वहाँ पे स्टार्ट हुई। आज बचत गट में इतनी महिलाएं काम कर रही है हमारी, और सिर्फ पैसे इकट्ठा करके एक दूसरे में बांटना ये नहीं, तो उसके आगे जाके उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय भी वहाँ पे स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट किए। जैसे हमारे एक 40 गाँव में खरजाई करके गाँव है, वहाँ पे महिला ऐसे बचत गट के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती थी, एक दूसरे को पैसे बांटती थी। हमने उनको एक बात बोली कि आप अगर छोटा बिजनेस स्टार्ट करते थे तो आप भी खुद कमाएगी और 2 लोगों को रोजगार भी दे सकेगी। यानी तो उन्होंने वहाँ पे निर्मल वॉशिंग पाउडर, जैसे निर्मा वॉशिंग पाउडर है वैसे उन्होंने निर्मल वॉशिंग पाउडर वहाँ पे बनाई। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक कोई बंदा था ड्रिंक बेचने का काम करता था, उसकी वजह से महिलाओं की, आपको मालूम है कि संसार के लिए बहुत परेशानी होती थी। तो उन्होंने उस बच्चे का वो ड्रिंक का व्यवसाय बंद करके उनको कर्जा दिया और वहाँ पे उनको एक छोटा मॉल बना के दिया। तो मुझे लगता है कि अगर महिला अगर सोचे तो कहाँ तक जा सकती है, ये मिसाल हमने तो वहाँ पे खड़ी की। क्या बात। तो मुझे लगता है कि ये सब वर्क हमने महाराष्ट्र में किया, और उसके बाद जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो यही बात हमने महिला बाल कल्याण समिति के अंदर जब रखी, तो हर जगह पे, हर जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने छोटे छोटे बाजार हट लगाए कि जो महिलाएं हैं छोटे छोटे व्यवसाय करके जो कुछ बनाती है, तो उनको मालूम है कि मार्केटिंग में हमारी महिला बहुत कम पड़ती है। चीज़ तो बना लेती है, जो अचार बनाती है, पापड़ बनाती है, ये सब छोटी छोटी बातें बनाती हो, लेकिन मार्केटिंग कैसे करें उसको समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हमने एक छोटे छोटे मार्केट उनके लिए खोले थे। तो ये संकल्पना मैंने जो पत्र संस्था में की थी, ये छोटे छोटे बचत गट के माध्यम से की थी, वो हमने सरकार में लाने की उस टाइम मैंने कोशिश की थी। मुझे लगता है कि जब हम एक मिशन लेके जब काम करते हैं तो उसके लिए जब हम सोचते हैं तो सोचने के बाद ही एक एक कदम उठा सकते।
प्रॉब्लम जो अगर हमारे समझ में आ जाए तो फिर काम कैसे बढ़ सकता है, तो इस तरह से बढ़ सकता है। तो बचत गट की वजह से हर एक महिला को वहाँ पर जोड़ने के बाद अगर एक दूसरे में दे के रखें तो वो वही रुक जाएगी। उनको अगर आगे बढ़ाना है तो छोटा बड़ा व्यवसाय उनको करने के लिए बिल्कुल। उद्योग करना पड़ेगा। बिल्कुल। उनके साथ में करीबन 8-10 महिलाओं को कामकाज देगी तो उनको भी जॉब वहाँ पे मिल जाएगा, तो उससे भी आगे महिला जाएगी, वो खुद तो जाएगी और 10 लोगों को लेके आगे जाएगी। निश्चित रूप से। एक संकल्पना हमें पूरे महाराष्ट्र में चलाई थी। निश्चित रूप से। मैम, छात्र राजनीति में एक्टिव स्मिता बहुत आगे आ रही थी। उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा, पिता से प्रेरणा ली। निश्चित रूप से मन में जनसेवा का भाव था, तो राजनीति में कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी। ये तो एक बेटी का रूप है जहां माता पिता सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करूं तो उसमें आपने और तेज कदम तब बढ़ाए जब आपकी शादी हो गई थी, विवाह के बाद। मैम, विवाह के बाद आपको किस तरह का सपोर्ट मिला आपके इन लॉज की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, और साथ में आप कह रहे हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहे शादी के बाद भी, तो वो जो पूरा परिवार था वो किस तरीके से आपके सपोर्ट में उतरा? हमारे 3 ससुर जी साथ में रहते थे। मेरे ससुर जी ससुर जी? हाँ, मेरे ससुर जी सबसे बड़े थे और मैं पूरे फैमिली में बड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड बड़े थे। हम 3, मेरे हस्बैंड और 3 भाई थे। 2 नंबर के ससुर जी के 2 भाई थे और दूसरे ससुर जी के 2 भाई थे। मतलब घर की सबसे बड़ी बहू आप? हाँ, मैं ही थी। लेकिन हमारे इस ससुराल के परिवार से भी मेरे ससुर जी तो 25 साल सरपंच थे। 2 नंबर के ससुर जी, हमारे 3 नंबर के ससुर जी वो मार्केट कमेटी के एपीएमसी भी जो बोलते हैं हम, वहाँ पे संचालक थे। मेरे हस्बैंड खुद उस टाइम कम उम्र के सरपंच रहे मेरे ससुर ये होने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये माहौल भी मुझे वहीं पे भी मिला है। और मुझे लगता है कि जब तक एक महिला को अगर आगे जाना है तो उसका परिवार अगर उसके साथ में रहे तो एक कदम उठा सकती है। अगर उसका परिवार उसके साथ में नहीं रहेगा तो फिर वो कदम उठाने में उसको तकलीफ होती है। खुद को प्रूव करना पड़ता है। मैंने बोला कि मेरी जब शादी हुई थी उसका मैं अनुभव बताती हूँ। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा गांव बहुत छोटा है, उसका डांगर करके नाम था। अभी हमने उसका उदयनगर नाम किया। उस उदयनगर में मेरी जब शादी करके गई थी 90 में, तो हमारे यहाँ पे रिवाज ऐसा था कि बड़े बुजुर्ग कोई आए थे उनके सामने जूते पहनकर नहीं चलते थे हम लोग। तो मुझे इस बातों की आदत नहीं थी कि मेरी दादी के पास मैं पहले बच्चे मुझे लाड़ प्यार से बहुत पाला था मुझे, तो ये मेरी आदत नहीं थी। मुझे लगता कि जूते तो पाँव में पहनने चाहिए, तो हाथ में लेके कैसे जाए। मुझे थोड़ी शर्म लगती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम में मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी, मैं तो बस से आती थी। स्टैंड पे उतरने के बस स्टैंड स्टॉप के बाद उतरने के बाद चप्पल हाथ में लेके हमें घर जाना पड़ता था उस टाइम। कब? 90 में। माय गॉड। हाँ, तो मैंने बोला कि जब तक मैं घर के लोगों के मन में मेरा घर नहीं कर लूँगी तब तक मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। तो वह हमने रिवाज समझ के मान लिया। बहुत सालों तक, यानी 2002 के में मैंने इलेक्शन लड़ा है तो मैंने बिना जूते पहन के इलेक्शन लड़ा है। मेरे गांव के अंदर मैं जूता नहीं पहनते थे कभी, क्योंकि हमारा रिवाज था कि हमारे ससुर जी के सामने हम जूते नहीं पहनते थे, वो रिवाज था। तो हमारा गांव जो है पूरे रॉक पे है। आपको मालूम है कि दोपहर के अगर 2 बजे के टाइम पे हम प्रचार में जाए तो पाँव तो जल जाएंगे, तो हम 6 बजे के पास प्रचार में जाते थे वहाँ पे। ये बातें हमने की है। अगर इस बच्चों को आज बोलूँगे तो ये बच्चों को लगेगा ये कुछ तो भी बातें बना रही है। तो हमारे टाइम पे ये रिवाज था, तो हमने रिवाज भी पाला है। अगर ये बातें हम ना एग्री करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हमारे घर के लोगों के अंदर हमारा रिस्पेक्ट कैसे बढ़ता। लेकिन क्या ये रिवाज आज भी है? आज नहीं या है। आपने इसे कुछ बदला? हाँ, तो ये बदलने के लिए तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना, कि इतने सालों से चला हुआ रिवाज हम एक दिन शादी के बाद दूसरे दिन तुरंत नहीं बदल सकते। लेकिन ये बदलने के लिए पहले हमें प्रूव करना पड़ा ना। हमने प्रूव किया हमने कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। उसके बाद ये बातें फिर चेंज हुई। क्या बात है, क्या चेंज बात हुई। है, बहुत बढ़िया। लेकिन किसी के मन के अंदर अगर अपने कुछ मुकाम बनाना है तो कुछ बातें छोड़नी पड़ती है, कुछ बातें लेनी पड़ती है ना। तो हम छोड़ने की बातें नहीं करें तो फिर हमको कौन देगा, कौन। बिल्कुल। ये बातें करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे ये माहौल ही ऐसा था। उस टाइम में अगर मैं जीन्स पहन के अगर गांव में जाती तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि वो माहौल ही वैसा था। आज की बात अलग है। इस टाइम से हमारे यहाँ तो पल्लू उड़ना पड़ता ही है। ससुर जी अगर सामने आए तो पल्लू उड़ना पड़ता है। ये बातें उस ज़माने से लेकर आज तक तो हमने की है। लेकिन एक दिन में हम सब परिवर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रूव करने के बाद परिवर्तन कर सकते हैं। आज हमें जूते पहनने की ज़रूरत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम अब ऐसे घूम सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए कुछ साल लगे।
मैम अक्सर कहते हैं कि कुछ कंपल्शंस होती हैं, उसमें या तो एक्सेप्टेंस होती है या फिर वो चीज़ क्योंकि कंपल्शन है परिवार की तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हम मजबूरी में करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि हम जूते चप्पल अपने ससुर के सामने नहीं पहनते थे, तो आपने नहीं पहने, लेकिन आपने एक बदलाव लाया। अब कई जगह घूंघट प्रथा भी है, सर पर पल्लू रखते हैं, आपने आज भी रखा है। इसे क्या समझें, ये सम्मान का प्रतीक है, एक्सेप्टेंस है, या फिर मजबूरी है कि परिवार की मजबूरी है इसलिए किया जा रहा है? ये देखिए, ये बात जो कौन कैसे लेता है कैसे लेता है इसके ऊपर डिपेंड करती है। मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैंने बोला कि मैं सुषमा जी मेरी आइडॉल थी, वो बहुत बड़ी बिंदी लगाती, मैं कॉलेज टाइम से इतनी बड़ी बिंदी लगाती हूँ, तो अपने मन में कहीं ना कहीं ये बातें रहती है। और मुझे लगता है कि जिस माहौल में ही रहे, पहराव ये अपने लिए, अपने खुशी के लिए, अपने को हमें कौन सा अच्छा लगता है वो हम कर लेते हैं, लेकिन अपना मुकाम अगर तय है बिल्कुल, तो वहाँ जाने के लिए रास्ता जो हमारा बना है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या कम हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल, पल्लू ओढ़ने से हमारी थोड़ी कम होता है हमारा, बिल्कुल हमारी संस्कृति, हम संस्कृति भी बिल्कुल उसके भी तो जो पसंद करते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि बदलाव के समय में शायद हम कहीं भूलते जा रहे हैं हमारी वास्तविक रूप से संस्कृति क्या है। जी, भारत बोले तो भारत की तरफ देखने का एक अंदाज है कि यहाँ पे कुटुंब व्यवस्था जो आज टिकी हुई है, इसके लिए भारत की तरफ एक नज़र में देखा जाए तो अलग तरह से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे की संस्कृति के ऊपर बहुत चीज़ें मालूम बिल्कुल डिपेंड करते, तो वो हमने संस्कृति टिका के रखे तो हमें हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से मैम, ये जो आप इस संस्कृति और इस परंपरा को संभाले हुए हैं, इससे जो सम्मान है वो निश्चित रूप से और बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि और महिलाएं भी कनेक्टेड फील करती हैं और वो भी समझती हैं कि जिस तरीके से आप एक बदलाव की बयार लेकर आ रही हैं, बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिन्हें आपने हटाया है, तो निश्चित रूप से संस्कृति का सम्मान करना हमारे लिए अति आवश्यक भी है। मैम, जब एक राजनेता, एक महिला खास तौर पर, जब वो राजनीति के क्षेत्र में आती हैं, जनता के बीच उनकी परेशानियां, उनकी बातें समझती हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की या फिर आसपास के क्षेत्र की। ऐसे में आपके कई रोल होते हैं, आप एक परिवार की बहू भी होती हैं, आप किसी की बेटी भी हैं, आप किसी की पत्नी भी हैं, आप 2 छोटी बच्चियों की माँ भी हैं। हाँ। और आपके ऊपर उस क्षेत्र की जिम्मेदारी भी है। इतने सारे रोल्स एक ही व्यक्ति के लिए निभा पाना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है? चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन मैंने बोला ना कि जैने अगर हमने हमारा मिशन तय किया है तो बाकी चीज़ें फिर कुछ नहीं लगती है। सुबह का टाइम है बच्चों के लिए हम करते थे, उसके बाद हम बिजनेस भी संभालते थे, वो भी करते थे, उसके बाद क्षेत्र के लोगों के भी जो कि जाना आना रहता उनका वो भी करते थे, और घर की जिम्मेदारी तो है। लेकिन मैंने बोला कि जॉइंट फैमिली की वजह से काम अगर बांट दिए जाए तो परेशानी नहीं होती है। मैंने तो बेटियों को सब जन्म दिया है, लेकिन मेरी बेटियों को असली मायने अगर देखे तो मेरी सासू जी ने और मेरी देवरानी ने संभाला है। मेरी तो 3 महीने की बेटी छोड़ के मैं बाहर जाती थी, तो मेरे पीछे मुझे मालूम है कि अगर मैंने वर्कर रख भी लिया तो 8 घंटे का वो सब पैसे का काम देखेगा और निकल जाएगा, लेकिन जो प्यार है, जो संस्कार है, वो घर के लोग ही दे सकते हैं। तो मैं भाग्यवान ऐसी हूँ कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और हमने एक दूसरे की जिम्मेदारी हमने तय कर ली है कि कौन क्या काम संभालेगा, तो उस हिसाब से काम बांटने के बाद हर काम के लिए आसानी हो जाती है। तो बच्चों को संस्कार भी मिले, बच्चे कुटुंब के अंदर दादी के पास, चाची के पास, फुआ के पास पली बड़ी है, संस्कार भी मिले। और बाकी वक्त जो है, मैंने बोला कि सुबह का और रात का टाइम हमारे बच्चों के लिए हम स्पेयर रखते थे। उस टाइम पर उनका भी स्टडी क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे, क्या परेशानी है, ये सब बातें भी हम कर लेते। मुझे लगता है कि महिलाओं के अंदर एक भगवान ने ऐसे कुछ रचनाएं दी है कि एक जगह पे उसको बोलते हैं ना कि माता जी का रूप हम देखते कि अष्टभुजा, बिल्कुल माता जी का रूप हमें देते। अष्टभुजा ने 8 भुजा लेके कोई माता जी का रूप नहीं है, लेकिन एक टाइम पे वो इतने सारे काम करती, ये उसका प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि एक माँ बच्चों को भी संभालती है, घर भी संभालती, राजनीति भी संभालती। प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट अगर हम कर लेते तो सब जगह पे हम न्याय दे सकते हैं। कभी आपकी बच्चियों को शिकायत नहीं हुई कि हमारी माँ हमें उतना समय नहीं देती जितना हम उम्मीद करें? मैंने बोला ना कि मैं अगर नहीं रही घर पर तो दादी का प्यार तो उसको मिलता था। कि आज भी जब तक मेरी बेटी छोटी थी
मैं अगर घर पर नहीं रही तो चलता था, लेकिन उनके स्कूल के टाइम पे आने के बाद अगर दादी नहीं दिखी तो पूरा आसमान उठा लेती थी। तो ये बातें हमने कहीं ना कहीं एक पारिवारिक, कभी उनको लगता है, कभी कभी एक बार ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ था कि हम हमारे यहाँ कुछ इलेक्शन लग गया था और हम सब नगर सेवक या कारपोरेटर के जो नगर सेवक है या जिला पंचायत के सदस्य, उनको कई जगह पे लेके जाना था हम लोगों को, और मुझे भी ड्यूटी दी गई थी क्योंकि मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। और उनका वोटिंग उस इलेक्शन में था। स्थानीय स्वराज्य संस्था का एक जो MLA चुन के जाता है, उनके लिए उनका लगता। तो उस टाइम मेरी एक छोटी बच्ची करीबन मुझे लगता है कि 3 साल की थी, और मैं जो उन सबको लेके, सब वोटर्स को लेके कुछ गोवा गई थी। और गोवा को जिस टाइम मेरा मोबाइल कनेक्ट आउट ऑफ रेंज आने वाला था, उसी वक्त मुझे फ़ोन आया कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। फिर हमने सासू माँ को बोला कि आप इससे हॉस्पिटल में चले जाइए, मैं हॉस्पिटल से, मैं डॉक्टर से बात करती। उस टाइम मुझे लगा कि एक माँ आज हार गई है, कि उस वक्त उसको मेरी ज़रूरत थी और मैं उस टाइम पे नहीं थी। तो ऐसे कभी कभी प्रसंग आ जाते हैं कि उस टाइम हमें लगता है कि हमने कुछ तो भी चीज़ें खोई है ज़िंदगी में। बिल्कुल होता तो है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अब मैं उस मोमेंट की बात करूंगी जो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा पल निश्चित रूप से रहा होगा। आपने लगातार राजनीतिक सफ़र में बहुत काम किया, लोगों के साथ जुड़ाव बनाया। आप एक ऐसी कैंडिडेट थी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थी, मैं 2019 की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसा हुआ कि आपके नाम पर बहुत उम्मीद जताई गई कि शायद उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट आप ही की होगी, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि वो टिकट आपको नहीं मिली। उसके बाद कितना बदलाव आया, क्योंकि उस समय आप शायद पहले से ही विधान परिषद की सदस्य थी, आपका टेन्योर चल रहा था, लेकिन इस बीच कहीं नाम का बहुत उठना और फिर कहीं वो ना हो पाना, कितना बदला उस पल ने आपके जीवन को? वो बात तो मैं कुछ भूल ही नहीं पाती कभी, क्योंकि 2019 में मुझे टिकट दिया गया था, AB फॉर्म दिया गया था, मैंने फॉर्म भी भर दिया था। करीबन 178 गांव का मेरा दौरा भी हुआ था, प्रचार का एक राउंड भी हो गया था। उसके बाद लास्ट दिन, जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट दिन था, उसी दिन मुझे बोला गया था कि आपको रुकना है। मैंने तो बोला कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, कुछ कम नहीं किया है। 3 टर्म में जिला पंचायत रही, सीनेट मेंबर रही, मैं FMC में रही, दूध संघ की संचालक रही, और विधान परिषद की MLA भी रही। तो मैंने पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। हमने 5 साल कुछ भी नहीं, जो पार्टी ने काम बोला वो काम हम करते रहे। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ा परेशानी बहुत बढ़ गई थी। 19 में टिकट जाने के बाद 6 महीने में मेरे हस्बैंड, यानी मेरा जो आदर्श थे तो मेरे राजनीति में तो मेरे हस्बैंड ही थे। वो भी जिलाध्यक्ष 2 टर्म रहे, जिला डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में रहे, FMC के प्रेसिडेंट रहे। तो उनकी वजह से मैं राजनीति में भी आई थी। तो उनके दिमाग से वो बातें कहीं गई नहीं, और 6 महीने में वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से नहाते समय कोलैप्स हुए। 15 मिनट पहले मेरी बड़ी बेटी की शादी को 9 महीने हुए थे। उन्होंने गोदी में बैठ के नाश्ता किया, और 15 मिनट के बाद मेरी बेटी ने और मैंने उनकी बॉडी उठाई है, उसमें उनका देहांत हो गया था। उस दिन तो हमारी ज़िंदगी में पूरा आज सब खत्म हो गया, ऐसे मोड़ पे हम आ गए थे, क्योंकि घर में पूरा देखने वाला कोई नहीं था। मैं अकेली थी, 12-13 लोग घर के अंदर थे। मेरे सासू जी थी, मेरे देवरानी थी, देवर थे, उनके 2 बच्चे थे, दूसरी देवरानी थी, दूसरा देवर था, और संभालने वाला कोई नहीं था हम लोगों को। लेकिन ये आघात सहने की ताकत भी सही में बोले मेरे में नहीं थी, लेकिन मेरी बड़ी बेटी भी वो स्ट्रांग है। 17वें दिन मेरा अधिवेशन था, क्योंकि वे विधान परिषद तब MLA थी। उसी टाइम हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे चंद्रकांत दादा पाटिल, और हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी फडणवीस साहब। उनका मुझे 17वें दिन फ़ोन आया था कि स्मिता जी, आपके ऊपर जो भी बीती है वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप आज रुक गई तो हमेशा के लिए रुक जाओगी, आपको बाहर कदम निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हर चीज़ हम पैसों से नहीं माप सकते, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट रहता है परिवार के अंदर, परिवार के वाह फैमिली यानी परिवार नहीं, मेरा मतदार संघ ही मेरा परिवार है।
मेरी भारतीय जनता पार्टी के हम सब जो नेतागण हैं, हमारे कार्यकर्ता, ये हमारा परिवार, ये परिवार संकल्पना हमें संघ परिवार से मिली है। तो मुझे लगता है कि ये लोग मेरे साथ में अगर उस टाइम नहीं खड़े होते तो मुझे लगता है कि 19 से लेके आज 24 तक जो प्रवास है 24 तक का, मैं नाप नहीं पाती अगर ये लोग मेरे साथ में नहीं रहते तो मुझे लगता है कि ये परिवार संकल्प हमारे लिए बहुत मायने करते हैं कि घर के लोग तो मेरे साथ में थे ही, लेकिन राजनीति के अंदर भी हमारा जो परिवार बना है, कार्यकर्ता को जो परिवार बना है, जनता के साथ जो हमारा परिवार बना है, वो हमारे लिए बहुत मायने करता है। उनका मॉरल सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। वो बातें तो हम भूल नहीं पाते, क्योंकि जिस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बनाई है वो नहीं है, ये तो दुख जब तक मैं हूँ तब तक तो रहेगा। लेकिन लोकसभा की एमपी बनने के बाद उसी दिन मैंने मुझे लगता है कि मैंने श्रद्धांजलि उनको दी, कि जाते समय वो लोकसभा दिमाग में लेके गए थे कि स्मिता सांसद बन जाए, लेकिन उस टाइम तो नहीं बन पाई, लेकिन 24 में बन गई, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता मेरे साथ में थे। ये शायद हर महिला को बहुत प्रेरित करता है कि आपका जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, शादी के बाद एक परिवार में जब आप आते हैं, जिसके भरोसे आप आते हैं, अगर वही ना रहे तो आपकी ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे समाप्त हो गई। लेकिन पति के जाने के बाद 17वें दिन आपका एक बार फिर वापस उठना, समाज के लिए आपके बढ़ते कदम और अपना दुख भूलकर, अपना दर्द भूलकर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना निश्चित रूप से बहुत काबिले तारीफ़ है। हम नमन करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। मैम 2024 में आप एक बार फिर आपको टिकट मिली। इस बार जो टिकट थी वो पुख्ता थी, पक्की थी, और आप जलगांव से सांसद भी बनकर आई। जलगांव की बड़ी उम्मीद, बहुत बड़े अंतर के साथ आप जीती, लेकिन इस अंतर के पीछे आपकी वो 4 साल की लगातार मेहनत थी, जो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिना किसी लोभ लालच के आप काम करते रहे, हम बिना किसी एक जिम्मेदार पद के आप कर रही थी, क्योंकि आप जनता के साथ कनेक्टेड थी। वो जो 4 साल का सफ़र और उसके बाद फिर जलगांव का आप प्रतिनिधित्व करके संसद भवन तक पहुंची, लोकतंत्र के मंदिर में आपका प्रवेश हुआ, वो फीलिंग्स कैसी थी? देखिए, हमें कुछ चीज़ नहीं मिली तो हमारी ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, ज़िंदगी तो चलती रहती है। उसके बाद आपको मालूम कि 2019 के बाद 2020 में हमें कोरोना आया, पूरा तहस नहस हो गया। तो उस टाइम तो भी हमने जनता से जो जुड़ाव था हमने छोड़ा नहीं कभी। मुझे लगता कि कोरोना कार्यकाल में तो कोरोना सेंटर में तो मैं 3रे दिन सेंटर पे पहुंची थी। जिसको जो भी हेल्प लगती थी वो तो हम करते रहते थे, क्योंकि उस टाइम का माहौल ही ऐसा था। मुझे लगता कि जनता से जो जुड़ाव था तो हमने कभी छोड़ा नहीं। किसी की शादी हो, कोई किसी को गुजर गया हो, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, जो भी कुछ हो वहाँ पे हम पहुँच जाते थे, लोगों से कनेक्ट रखते थे, और लोग भी नहीं भूलते। 2024 में मुझे जब टिकट दिया, जब मैंने जलगांव लोकसभा के अंदर प्रचार में स्टार्ट किया, तो जब मैंने जिला पंचायत के अध्यक्ष थे उस टाइम पे जो काम किए, तो लोग मुझे आके बोलते थे कि ताई ये जो स्कूल दिख रहा है ये आपके हाथ का है, ताई जिस रास्ते पे आप खड़ी हो, तो आप एमएलए बनने के बाद ये रास्ता आपने दिया है, ताई ये बच्चे को देख रहे क्या, इसको ज़िंदगी आपने दी है। ये जो बातें लोग 10 साल के बाद में दिमाग में रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। बिल्कुल, कि इतने साल जाने के बाद लोग इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में कैसे रख सकते हैं। नहीं तो देखिए, सुबह खाना क्या खाते, शाम को हम भूल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन लोग उसका स्मरण करते हैं, उस टाइम मुझे मालूम हुआ। और हमारे सम्माननीय हमारे ज़िले के नेतृत्व जो है गिरीश बाबू महाजन, और हमारे पार्टी के और अलायंस के जो भी एमएलए थे वहाँ पे, उन्होंने हर एक ने बहुत मेहनत की। हमारा तो लोगों के साथ जुड़ाव ही था। 4 साल में हमने किसी बात को मैंने रोका नहीं। एक बार सुबह से मैं निकल गई, 15-20 गाँव में घूम के आती थी। काम कुछ रहो या न रहो, मिलते रहना लोगों से। तो इसकी वजह से एक एक घर के अंदर हमारा परिवार जैसे रिलेशन रहा है। यानी छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी जानते हैं। मेरा गाड़ी का नंबर भी उनको मालूम है। गाड़ी दिखने के बाद ताई आई है। ये जो छोटी छोटी बातें, मैंने बोला कि मैंने जिला पंचायत का जब मैं इलेक्शन लड़ती थी ना, उस टाइम पे मैं अगर हमारे यहाँ में कॉटन ज़्यादा होता है, तो कॉटन निकालने के समय पे
महिलाएं वहाँ पे काम करती है, तो मैं गाड़ी से अगर मुझे दिख गई ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे खड़ी है तो मैं गाड़ी से उतर के उनके साथ में मैं भी कपास निकाल के लिए बैठती थी। क्या बात है। क्योंकि क्या होता है, उनको अपने से कोई जुड़ा हुआ ऐसा लगता है कि हम कहीं से एमपी है या एमएलए है या जिला पंचायत के अध्यक्ष है, ये नहीं है, उनमें अगर घुल मिल जाए तो उनको अपने जैसे है ऐसा लगता है कि हमारे बीच हमारे में से परिवार एक की महिला है है। कोई महिला है। जी। और कहीं हम जाते उधर प्रवास में रहते थे, कई महिलाएं मुझे जाती थी कि किसान महिलाओं का क्या काम रहता है, खेती का काम हुआ, फिर घर जाती है, खाना पीना बनाती है, सोती है, सुबह वापस से नाश्ता पानी कर ले, वापस से खेत में जाते थे। कोई महिलाएं दिख गई ना मुझे, तो मेरी गाड़ी तो मैं तो बैठने के लिए जगह थी तो उनको बिठा लेती थी, और वो गाँव को तो मुझे जाना ही पड़ता तो उन्हें छोड़ देती। वैसे स्कूल के बच्चों को भी छोड़ती थी मैम, यही कारण है मेरा प्रचार बच्चे और महिलाएं कर दी थी। बिल्कुल। घर जाने के बाद वो बोलते थे, अरे मुझे तो ताई ने छोड़ा आज घर पर। बच्चे भी बोलते कि हमें ताई मिल गई थी, हम ताई ने छोड़ा। ये जो बातें हैं ना, ये किसी विद्यापीठ में जाके पढ़ने को नहीं मिलती है, ये अपने आप अपने जब काम करते तो वो समझ में आती है। मैम, यही कारण है कि जलगांव को पहली बार कोई महिला प्रतिनिधित्व भी मिला आपके रूप में। और हमने कुछ बातें ऐसे देखी कि कोई किसी के बाद अपॉइंटमेंट लेना बिना एक कुछ नहीं, जो भी हमारे पास है उनका प्रॉब्लम हम समझ लेते, तुरंत उसी डिपार्टमेंट को हम फ़ोन करते, उसका सॉल्व कर देते। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें, छोटी छोटी बातें, ये बातें बहुत छोटी हमारे लिए, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी रहती है। तो इससे एक एक आदमी हमसे जुड़ता जाता है, तो मुझे लगता है कि वही बातें काम करते समय हमें अच्छी लगती है। बिल्कुल। राजनीति में ऐसा है कि आज तो ऐसी आदत होगी कि आज वो जो अगर लोग नहीं रहे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है। लोगों में रहने की जब आदत बन जाती है तो आदमी अकेला नहीं रह पाता। मैम, पति की तो मंशा पूरी हुई, उदय जी की मंशा पूरी हुई, आप संसद भवन तक पहुंची, जलगांव से पहली बार महिला प्रतिनिधित्व देखने को मिला। मैम, बहुत कम शब्दों में समझना चाहूँगी, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं जलगांव को लेकर, और साथ ही आपने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, चाहे वो कृषि सुधार के प्रोजेक्ट्स हों, रेल विकास की परियोजनाएं, कौन से परियोजनाएं आपके दिल के ज़्यादा करीब है? पानी, वाटर, क्योंकि पानी डैम, हमारा अभी एक डैम मंजूर हुआ है, 800-850 करोड़ उसको सैंक्शन हो रहा है अभी। डैम का पानी सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं काम पड़ता है, तो इंडस्ट्री के लिए भी काम पड़ता है। जब इंडस्ट्री एक खड़ी होती है तो उसको पानी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और सब जगह की कनेक्टिविटी लगती है, नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो या एयरपोर्ट हो। तो हमने तो हमारा डैम का जो मिशन होता था हमने 1 साल में पूरा कर लिया। 30 साल से हमने प्रतीक्षा की उस डैम की, 30 साल तक हमने संघर्ष किया है। हर एक प्रत्येक मतदार संघ में जिस भी एमएलए बने होंगे, एमपी बने, हर एक ने संघर्ष किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यश मुझे मिला मैं एमपी बनने के बाद। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि वो डैम हमारा अभी फाइनल हो गया, उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट अभी फंड्स दे रही है। बहुत बढ़िया। और दूसरा मिशन मैंने लिया था कि हमारे एयरपोर्ट का, हमारा एयरपोर्ट बहुत छोटा है, वो बड़ा बनाने के लिए, वो बड़े विमान वहाँ पे आने के लिए, प्लेन आने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 महीने में हमारा टेंडर प्रोसेस पे आ जाएगा, क्योंकि रेलवे की कनेक्टिविटी तो हमारे पास बहुत अच्छी है, हमारे नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि वो जब तक नहीं होती तब तक हमारे यहाँ बड़े इंडस्ट्री आने के लिए बहुत तकलीफ है। हमारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या है जलगांव लोकसभा की, वहाँ के एजुकेशन वो कर लेते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए या जॉब के लिए उनको एक तो मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई जाना पड़ता है। उनकी जन्मभूमि हो सकती है लेकिन कर्मभूमि जलगांव बन नहीं रही है। तो हम वो मिशन को लेकर काम कर रहे हैं कि कई बड़ी इंडस्ट्री हमें वहाँ पर ला सकेंगे तो हमारे बच्चों के लिए वहाँ जॉब मिल सकेगा, तो उनके माँ बाबूजी को छोड़ के उनको कहीं जाना नहीं पड़े। जिस उम्र में माँ बाबूजी को ज़रूरत होती बच्चों की जी, उस उम्र में बच्चे अगर बाहर रहते तो उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहता गाँव में, क्योंकि वो गाँव छोड़ते नहीं, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी वहाँ जाती है और बच्चों को वो छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के वहाँ नहीं रह पाते। तो हमें यही लगता है कि हमारे बच्चों की कर्मभूमि और जन्मभूमि एक हो, इसके हमारे इंडस्ट्री के लिए हम काम कर रहे हैं कि बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ लग जाए। मैम, अच्छा, महिला प्रतिनिधित्व मिलने के बाद लोगों में क्या बदलाव आया? उन्होंने महिला प्रतिनिधित्व का वेलकम कैसे किया? नहीं, उन्होंने लोगों ने तो वेलकम बहुत अच्छा किया, कि उनको मालूम था कि 19 में उनको टिकट दिया था, किसी कारण के रुकवाया गया था, और मैंने बोला ना कि 30 साल से हम लोगों के साथ में घूमते फिरते उनके लिए काम करते हैं, तो उनको भी मन से कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्मिता ताई को अगर टिकट मिल जाए तो 100% चुन के आएगी, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ में, नेतागण हमारे साथ में थे, कार्यकर्ता हमारे साथ में थे। तो ये इतनी खुशी उनमें थी,
2,52,000 का लीड मुझे मिला है। तो इतने लोगों में खुशी थी। मैंने बोला कि मैंने इलेक्शन लड़ा नहीं है, मैंने इलेक्शन एंजॉय किया है। क्या बात है, क्या बात एंजॉय किया है। मैम। इसी के साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में युवती शक्ति मौजूद है। सीधे रुख करते हैं उन्हीं के सवालों पर, क्योंकि वो भी आपसे कुछ जानना चाहती होंगी। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम लक्षिता है। आपके विचार में पॉलिटिकल पार्टीज़ को और कौन से ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिनसे महिलाएं न केवल प्रतीकात्मक पदों तक सीमित रहें, बल्कि उन्हें नीतिगत नेतृत्व वाले पदों में भी जगह मिले? मुझे लगता है कि आगे चल के अगर गट्स है, आपके और काबिलियत है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोटा सिस्टम की कोई ज़रूरत है। जैसे मैं आई हूँ, मैं कोटा सिस्टम से आई नहीं, आरक्षण की जगह पे मैं आई नहीं, क्योंकि अभी आरक्षण लागू भी नहीं हुआ है। आज जो हम महिलाएं जो चुन के आई लोकसभा या विधानसभा में, वो जनरल जगह पे ही चुन के आई है। तो मुझे लगता है कि कोटा सिस्टम की ज़रूरत है या ना है। आई भी तो भी आज देखिए जिला पंचायत और कारपोरेटर सेक्टर में जो महिलाएं आ रही है कारपोरेशन में, वो 50% आरक्षण में आ रही, लेकिन आज अगर अब देखा जाए तो 60% महिलाएं वहाँ पे काम कर रही है। तो बाकी जो महिलाएं तो कोटा सिस्टम के छोड़ के भी आ रही है। मुझे लगता है कि आपके अगर गट्स है और काम करने की काबिलियत है, तो कोटा सिस्टम की ज़रूरत ही कहाँ है। नमस्कार मैम, मेरा नाम निशु है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप स्टार्टिंग में स्लम्स एरिया में जो स्टूडेंट्स होते थे उनको आप पढ़ाते थे, और उसके बाद जैसे ही आप जिला पार्षद बने, आपने एक महाविद्यालय का निर्माण भी करवाया, उसके लिए आपने बहुत काम किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इस टाइम पे आप पढ़ाई से रिलेटेड इस फील्ड में कोई काम कर रहे हैं? पहले जैसा माहौल तो अभी रहा नहीं है। छोटे छोटे गाँव में भी अभी स्कूल बन गए हैं, तो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कोई परेशानी ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसके लिए काम बहुत अच्छे से काम कर रही है। छोटे छोटे गाँव में भी अभी स्कूल बन गए, तो बच्चों के लिए पढ़ाई में कोई परेशानी। लेकिन मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन के लिए हर लोकसभा मतदार संघ के अंदर सब व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। वो बनाने के लिए हमें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी। नमस्कार मैम, मेरा नाम मिशनीत कौर है और मेरा सवाल ये है कि आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आप इतने सफल नेता हैं, और हमारे जैसे लोगों को आप कोई ऐसी अपनी आदत बताएं, कोई विचार बताएं जो आप हमेशा अपने साथ लेके चलती हैं, जिसने आपको सफलता के रास्ते पे डाला है, जो हम भी उसे अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में डाल सकें। देखिए, अपना जो मिशन है अगर तय है कि मुझे कहाँ जाना है, या आपने जिस वक्त सोचा उसके लिए आप कोशिश करते हो, तो मुझे लगता कि एक महिला होने के कारण कि रात के 10 बजे मैं ऐसी जगह पे कैसे जाऊँ, ये मेरे कभी सवाल आज तक मुझे आया नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि किसी जगह पे स्नेक बाइट, अभी बरसात के जो दिन चलते हैं तो गांव में स्नेक बाइट के प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 2 बजे स्नेक बाइट होने के कारण कोई डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। 2 बजे मैंने गाड़ी निकाली, मैं सिविल हॉस्पिटल वो पेशेंट को लेके गई और उसको बचाया। मुझे लगता है कि जो भी काम आप कर रहे हो जिसमें आपको रुचि है, वो अगर आपका मिशन तय हो तो उसके लिए हमें वक्त, टाइम, ये कुछ ये नहीं करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से आप आगे जाने का सोच सकते हैं, तो ही आपके मुकाम तक पहुँचे। कि हम महिलाएं तो हम कैसे जाए, ये दिमाग में आए तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। लेकिन ये दिमाग में मत लीजिए कि महिला हूँ तो हम कुछ कम नहीं है। हर संकट का सामना करने की ताकत हमें है, तो फिर हम क्यों रुके। मुझे लोगों के साथ में रहकर काम करना अच्छा लगता है। मैं बचपन से उस काम में थी, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करने के लिए मैं आगे दौड़ती थी। ये अगर हमारे मन में तय है तो मुझे लगता है कि रास्ता निकालने के हमें परेशानी नहीं होती। फिर मुझे लगता है कि इस बारे में आप सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन सवालों के लिए। और अब हम एक आपके साथ रैपिड फायर राउंड करेंगे। मेरे छोटे छोटे सवाल होंगे और आपके बहुत कम शब्दों में जवाब होंगे। मैम, अगर कोई एक व्यक्ति आपको इंस्पायर करता है तो वो कौन है? राजनीति में? मैम, आपके जीवन में? नहीं, मेरे जीवन में तो मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचूँ, तो वही मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैम, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ?
सबके साथ मिलके काम करना और सबको लेके साथ में चलना। मैम कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने आपको तोड़ दिया? जिस दिन मेरे हस्बैंड गए थे उस दिन टूट गई थी, लेकिन संभाला। मैम कोई ऐसा पल जो कभी भुलाए नहीं भूलता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो? वही दोहराऊंगी, वो जिस दिन गए वो तो भूल ही नहीं पाते हम लोग। मैम राजनीति आपके लिए क्या है? राजनीति समाज को लेके यानी सोशल टच और राजनीति ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। अगर एक कुछ काम करना है तो अगर सरकार साथ में रहे तो उस मुकाम तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मैम स्मिता उदयवाग अगर राजनेता ना होती तो क्या होती? एज ए बिजनेस और मुझे लगता है कि सोशल टच होने के कारण राजनीति मेरे लिए सही बात है। आपके लिए मी टाइम क्या है? सिर्फ आपका वक्त, क्या करती हैं आप उसमें? मैं पढ़ती हूँ, क्या पढ़ना पसंद है आप? जनरल किताबें। मैम कहीं आपका घूमने जाने का मन हो तो कौन सा डेस्टिनेशन है जो आपको अपनी तरफ खींच लेगा? सही में बोलूँ क्या, लोगों में जाके उनसे बात करना यही मेरा ज़्यादा मैम मातृत्व का वो पल जब पहली बार गोद में आपकी पहली बेटी आई, वो पल आपके लिए क्या था? बहुत सुंदर पल था। ऐसा लग रहा था कि मेरा बचपन कहीं लौट के मेरे साथ में आया। मैम आज पीछे मुड़कर नन्ही सी स्मिता को कोई सलाह देना चाहें तो वो क्या होगी? अपने काम से लगन रखो और अपना ध्येय निश्चित करो। बिल्कुल। मैम कोई एक ऐसी रूढ़ी जो आपने तोड़ी और आपको उस मोमेंट पर गर्व है? मैंने बोला ना कि गांव में जाकर मुझे चप्पल निकाल के घूमना पड़ता था क्योंकि वो रिस्पेक्ट था, तो हमने वो चेंज किया। मैम हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और उसे और खूबसूरत बनाती हैं महिलाएं, और वो महिलाएं ही होती हैं जो ज़िंदगी में रंग भर देती हैं। तो इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश। मुझे लगता है कि महिलाएं कहीं कमी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो सिर्फ उसने ढूंढना चाहिए और उसको आगे लेके जाने के लिए खुद का मुकाम तय किया तो मुझे लगता है वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ में, उनको साथ लेके आप उस मुकाम तक पहुँच सकती है। सिर्फ तय करना है हमें कहाँ जाना है। क्या बात है। उन्होंने हर पद को अवसर बनाया, हर जिम्मेदारी को पूजा की तरह निभाया, न कभी पीछे हटी न थकी, क्योंकि उनका रास्ता सिर्फ उनका नहीं था, वो रास्ता था उन सबके लिए जो आज भी सोचती हैं क्या मैं कर पाऊंगी। निश्चित रूप से आप कर पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता मैम हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमें अपना आसमान की नई राह दिखाने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि निश्चित रूप से अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, हमें इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद इस युवती शक्ति का जो हर बार इस मंच पर आती हैं और महिलाओं की आवाज़ बनकर उनके सवाल यहाँ पूछती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अंत में यही कहना चाहूँगी, अगर दिल में सेवा हो और इरादे में सच्चाई तो कोई भी सपना दूर नहीं होता। हर बेटी अपना आसमान खुद रच सकती है। तो दूरी इस बात की है कि आपको कदम बढ़ाना है, क्योंकि आसमान आपका इंतज़ार कर रहा है। इसी बात के लिए अभी के लिए दीजिए इजाज़त और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली।